ये बेटा कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैम। मैम। अल्हम्दुलिल्लाह मैम। पेपर्स की तैयारी शुरू की है? एक हफ्ता रह गया आपके पेपर्स में। मैम ऑनलाइन ही होने हैं। कुछ कह नहीं सकते, लेकिन 95% चांसेस तो ऑनलाइन के ही हैं। मतलब मैम 3 मई से स्टार्ट है हमारे पेपर। यस ऑफ कोर्स 3 मई से आपके स्टार्ट है, विदाउट ब्रेक, जो है किसी छुट्टी के बगैर। अगर 5 सब्जेक्ट्स हैं तो 5 दिन में खत्म। चले, लास्ट टाइम हमने जो है वो पढ़ा था अबाउट कैम प्लांट्स। मेरे मेजोरिटी ऑफ क्लास जो थी वो नहीं थी नेट की वजह से, तो हमने कैम प्लांट्स मेरे ख्याल में पढ़ा था, छोटा सा टॉपिक, और एक छोटा सा टॉपिक था रिगार्डिंग ऑक्सीजेनिक एंड एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। उसको हमने फिनिश किया था। इसमें से डार्क रिएक्शंस के नोट्स जो ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, एक टॉपिक इसमें से रहता है। ये टॉपिक जो है ये डायरेक्टली आपके उससे इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली इसका मतलब आप कह लें कि इसका ताल्लुक है इन मैकेनिज्म्स के साथ जो कि आपके सिलेबस में है। जैसा कि मैंने बहुत दफा बताया आपको कि C3 पाथवे जो है, दिस इज द ओनली पाथवे विच इज रिक्वायर्ड टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स वाया फोटोसिंथेसिस, और जिसको कैल्विन साइकिल भी कहते हैं, रेडक्टोज पेंटोज पाथवे भी कहते हैं, डार्क रिएक्शंस भी कहते हैं। तो वो C3 पाथवे है, ठीक है। लेकिन C3 पाथवे को ऑपरेट होने के लिए या असिस्ट करने के लिए या ज्यादा आप कह लें कि आसानी उसके लिए करने के लिए कुछ प्लांट्स में जो है उसके ऑक्सिलरी पाथवे भी मौजूद हैं, या उसको असिस्ट करने वाले पाथवेज भी मौजूद हैं, और उन्हीं पाथवेज के ऊपर उन प्लांट्स के नेम भी हैं। जैसे कि C4 पाथवे जो है वो सी अपने ही प्लांट्स के अंदर C3 पाथवे को असिस्ट करने के लिए एक एक्स्ट्रा पाथवे जो है वो चलता है, और जिन प्लांट्स में होता है उनको C4 बोलते हैं, C4 प्लांट्स बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से कैम पाथवे जो लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, जिन प्लांट्स में होता है उसको हम कहते हैं कि दीज आर कैम प्लांट्स। और ये दोनों ही जो पाथवेज हैं ये C3 को असिस्ट कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि C3 नहीं हो रहा, C3 अपनी जगह पे हो रहा है, लेकिन जो है उसको असिस्ट करने के लिए, उसको आप कह लें कि उसको रेनफोर्स करने के लिए उसके साथ एक्सिलरी पाथवे जो है वो मौजूद हैं, जो कि हैं C4 एंड कैम। शुरू में जब मैंने आपको डार्क रिएक्शन स्टार्ट करवाए थे तो ये भी बताया था कि C3 को हम C3 क्यों कहते हैं, C4 को हम C4 क्यों कहते हैं, क्योंकि इन पाथवेज के जो फर्स्ट प्रोडक्ट हैं वो 3 कार्बन कंटेनिंग है और 4 कार्बन कंटेनिंग है रिस्पेक्टिवली। और कैम को हमने कैम क्यों कहा, क्योंकि ये ऐसे प्लांट्स में होता है जिनमें कैरोसिलिसिन एसिड मेटाबॉलिज्म होता है, इसलिए हमने उसको कैम पाथवे कहा। अदरवाइज अगर उसको टेक्निकली देखें तो वो भी C4 पाथवे ही है। ओके, तो आज जो हम पाथवे पढ़ने जा रहे हैं, ये मैंने सारा पीछे से इसलिए रिवाइज किया है ताकि आपको इसके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो कि जो आज हम पाथवे पढ़ने जा रहे हैं ये C3 पाथवे, C4 पाथवे, कैम पाथवे की तरह का पाथवे नहीं है, ठीक है। और जितने भी आप समझ लें कि प्लांट्स हैं और उनमें ये पाथवे ऐसा है जो कि जब जब उसके ऊपर कुछ एडवर्स कंडीशंस आती हैं, जैसा कि हाई इंटेंसिटी का लाइट होना, या हाई टेम्परेचर का आ जाना, या किसी और इस तरह का इन्वायरमेंटल फैक्टर जो कि फोटोसिंथेसिस को जो है उसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी को बढ़ा दे, तो उस सूरत में या लाइट इंटेंसिटी को बढ़ा दे, टेम्परेचर को बढ़ा दे, तो उस सूरत में ये पाथवे जो है वो रन होना शुरू हो जाता है। अच्छा, अब ये पाथवे जो है ये क्योंकि C3 के पास जो C3 प्लांट्स है जिनमें सिर्फ C3 पाथवे होता है, उनको हम C3 प्लांट्स कहते हैं। तो जिनमें C3 पाथवे होता है उनके अंदर इसको आप कह लें कि अवॉइड करने की सलाहियत नहीं है इस पाथवे को, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। और इस वजह से जिस जिस प्लांट्स में C3 पाथवे, सिर्फ C3 पाथवे होता है और कोई पाथवे उसका असिस्ट नहीं करता, उस प्लांट में फिर ये पाथवे भी साथ में रन होता है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में रन नहीं होता। जब उसके ऊपर कोई एडवर्स कंडीशंस आती हैं, जो कि मैं आगे बताऊंगी भी आपको कि कौन कौन सी हैं जो कि उस पाथवे को करवाती हैं, तो उस सूरत हाल में फिर ये होता है। नाम है इसका फोटो रेस्पायरेशन। अच्छा, फोटो रेस्पायरेशन इसको हम क्यों कह रहे हैं, नेम को ही देखें जरा, नेम से ही आपको क्लियर हो जाएगा कि ये फोटोसिंथेसिस नहीं है, ठीक है।
इसका नाम है फोटो रेस्पायरेशन, इस पाथवे का नाम है फोटो रेस्पायरेशन। और मैंने आपको क्यों कहा कि ये इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, इसके साथ ही असिस्ट करता है, क्योंकि ये पाथवे को हम दूसरा नाम भी देते हैं जो कि है C2 पाथवे। ठीक है, C2 पाथवे इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा वो 2 कार्बन कंटेनिंग होगा। और फोटो रेस्पिरेशन इसके वर्किंग को बताता है, इस प्रोसेस की वर्किंग को बताता है। और वो फोटो रेस्पिरेशन इसको क्यों बोलते हैं कि ये ऐसी रेस्पिरेशन है, ये ऐसी रेस्पिरेशन है जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट होती है। बेटा आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस जी मैम। मैम। आवाज आ रही है बट स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। हाँ, स्क्रीन तो अभी मैंने शेयर नहीं की खुद से, मैं अभी आपको जरा बैकग्राउंड बता रही थी। अच्छा, तो इसको हमने नाम क्या दिया है? C2 पाथवे, क्योंकि 2 कार्बन कंटेनिंग इसका फर्स्ट प्रोडक्ट है। फिर हमने इसको नाम क्या दिया? फोटो रेस्पिरेशन, क्योंकि ये ऐसी रेस्पिरेशन है, ये फोटोसिंथेसिस नहीं है, ये रेस्पिरेशन है जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस को थोड़ा सा रिकॉल करें, जो आपके पास कॉन्सेप्ट होगा कि रेस्पिरेशन में क्या इस्तेमाल होता है? ऑक्सीजन। और क्या इवॉल्व होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये पाथवे भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन इसको हम फोटोसिंथेसिस के साथ क्यों पढ़ रहे हैं, इसको हम C3 पाथवे के साथ क्यों रिलेट कर रहे हैं, ये आपको मैं बताऊंगी जब हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे। तो लेट्स मूव टुवर्ड द लेक्चर, जिसमें इसका स्टार्ट है। तो आई होप कि स्क्रीन आपको शेयर हो चुकी होगी। यस मैम। ओके, तो यस इसमें मैम। बेटा देखिए, ये जो पाथवे है ना, ये अभी तक हमने क्या पढ़ा है? C3 पाथवे पढ़ा है, C4 पाथवे पढ़ा है, कैम पाथवे पढ़ा है। आपने देखा कि वो सारे के सारे जो हैं पाथवेज, वो जो लीव्स में हो रहे हैं, और उनके जो ऑर्गेनल्स उसमें इन्वॉल्व है वो क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में वो पाथवे हो रहे हैं। लेकिन ये जो पाथवे है C2 पाथवे, ये 3 तरह के ऑर्गेनल्स में होता है। एक है क्लोरोप्लास्ट, यानी क्लोरोप्लास्ट भी इसमें शामिल है, क्योंकि रेस्पिरेशन को मैंने इसका नाम क्या बताया आपको? रेस्पिरेशन है ये। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी आ जाएगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो कि परऑक्सीजोम है, जो कि इस पाथवे का हिस्सा है, दैट इज परऑक्सीजोम। और अगर आपको थोड़ा सा याद हो, तो जब हमने ऑर्गेनल्स पढ़ा था और परऑक्सीजोम्स को पढ़ा था, तो रिकॉल कर लें अपने नॉलेज को कि परऑक्सीजोम्स क्या है, जहाँ पे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को नलीफाई करने के लिए एंजाइम्स मौजूद होते हैं, और परऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, और उसको फिर नलीफाई करने के लिए कैटालेज एंजाइम होते हैं। तो आज हम उसी का इस्तेमाल करने जा रहे हैं कि वो कब प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, वो पाथवे कब होता है, वो इसमें अब इस्तेमाल होने वाला है, उसमें आप उसकी क्लैरिटी होगी कि पेरोक्सिसोम में होता क्या है एक्चुअली। ठीक है, तो इसमें हमारे पास, मैंने आपको बताया साइटो है इसकी, क्या है इस पाथवे की साइट, इसकी 3 ऑर्गेनल्स इसमें इन्वॉल्व होती हैं, इसी इसी सीक्वेंस के साथ। पहले क्लोरोप्लास्ट में स्टार्ट होगा, फिर पैरोक्सिसोम में जाएगा, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, फिर वापस पैरोक्सिसोम में आएगा, और फिर वापस क्लोरोप्लास्ट में आके ये साइकिल जो है वो खत्म हो जाएगा। तो इसके बाद अब हम देखते हैं इसके पाथवे को। पाथवे को जो है ना, मैंने आपको जो ये पूरा साइकिल जो है ना, ये वैसा ही बताया है जैसा कि मैं हर क्लासेस को पढ़ाती हूँ, लेकिन इसको आपने आसान कर लेना है अपने मतलब उस तक कि आप इतनी कॉम्प्लेक्सिटी में ना जाएं। अगेन, जैसे मैंने आपको पिछले पाथवेज रिकमेंड किए हैं कि आपने इसमें नाम लिख लेना है इसका, एंजाइम को लिख लेना है, एरोज देख लेने हैं, इनपुट क्या है, आउटगोइंग क्या है, ये लिख लेना है, एंड दैट इज ऑल। और जाहिर है कि क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम आप बनाएंगे, और उसमें इन पाथवेज के सिर्फ नाम लिख लेंगे। ठीक है, इन नाम लिख लेंगे कि रिएक्टेंट्स क्या है। जैसे आप स्टार्ट करेंगे राइबोलोज 1,5 बिस्फॉस्फेट सी, ये वही रिएक्टेंट है जो कि आप केल्विन साइकिल में हमने जिससे स्टार्ट किया था। इसका मतलब ये है कि अगर राइबोलोज 1,5 बिस्फॉस्फेट मौजूद है, तो वो सिर्फ केल्विन साइकिल में इस्तेमाल नहीं हो रहा, वो फोटो रेस्पिरेशन में भी इस्तेमाल हो रहा है। तो क्या मतलब है, अगर दो पाथवेज को एक ही रिएक्टेंट चाहिए, तो क्या होगा? दोनों में कंपटीशन आ जाएगा। यही रीजन है कि फोटो रेस्पिरेशन जब प्लांट्स में हो रहा होता है, तो वो फोटोसिंथेसिस के साथ, C3 पाथवे के साथ compete कर रहा होता है। और इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि फोटो रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस की रेट को लेसन कर देता है, कम कर देता है। क्यों क्यों क्योंकि जो रिएक्टेंट है फर्स्ट, उसके साथ वो इसको भी चाहिए, तो ये कंपटीशन में आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आप लिखेंगे राइबोलोज 1,5 बिस्फॉस्फेट, और इसमें एंजाइम, सेम एंजाइम जो कि केल्विन साइकिल में इस्तेमाल हुआ है, राइबोलोज 1,5 बिस्फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। लेकिन आपने नोट किया कि वहां पे C3 पाथवे में जो राइबोलोज 1,5 या रुबिस्को जो है, ये अपनी
कार्बोक्सिलेज की एबिलिटी को यूज करता है। आपको पता नहीं ये डुअल नेचर का एंजाइम है, इसका नाम में कार्बोक्सिलेज भी आता है और ऑक्सीजनेज भी आता है। तो वहां पे कैल्विन साइकिल में ये एज कार्बोक्सिलेज एंजाइम एक्ट करता है। और ये जो C2 पाथवे है, फोटो रेस्पिरेशन है, यहाँ पे ये एज ऑक्सीजनेज एंजाइम के तौर पे एक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड नहीं करवा रहा, यहाँ पे ये ऑक्सीजन को ऐड करवा रहा है। यही रीजन है, इसी ऑक्सीजन के ऐड करने की वजह से हमने इसको फोटो रेस्पिरेशन कहा है, फोटोसिंथेसिस नहीं कहा। ठीक है। अच्छा, अब इसका प्रोडक्ट क्या बना? आप जानते ही हैं, जैसे कि हम C3 में पढ़ चुके हैं कि जो राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट है, ये 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। अब इसमें कोई कार्बन डाइऑक्साइड तो आया ही नहीं, जो कि इसके अंदर ऐड होके इसको 6 बनाता और फिर उससे आपको फर्दर जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं जैसे C3 में मिल रहे थे। और इसकी अब की बार तो इसमें ऐड हुई है ऑक्सीजन। ठीक है। तो 5 कार्बन को ही हमने जस्टिफाई करना है। और इसके साथ एक चीज बेटा नोट कर ले कि हर जो रिएक्टेंट है उसके साथ 2 लगा हुआ है। ठीक है। इसका मतलब है कि इस पूरे साइकिल को हम जस्टिफाई करेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट को एट अ टाइम लेकर। तो 5 एक मॉलिक्यूल के और 5 कार्बन दूसरे मॉलिक्यूल के, टोटल कितने हो गए? 10 कार्बन होंगे। अब 10 कार्बन को हमने जस्टिफाई करना है कि वो आगे कैसे मूव करेंगे। तो एक प्रोडक्ट इसका बनेगा ऑक्सीजन को लेने के बाद, 2 फास्फोग्लिसरेट, सॉरी 2 फास्फोग्लाइकोलेट, ग्लिसरेट तो फिर वही हो जाएगा, 2 फास्फोग्लाइकोलेट। 2 फास्फोग्लाइकोलेट को अगर आप इसके स्ट्रक्चर को नोट करें तो इसमें सिर्फ 2 कार्बन मौजूद है। ठीक है। और कितने ये बन रहे हैं? ये भी 2 ही मॉलिक्यूल इसके बन रहे हैं, 2 कार्बन कंटेनिंग 2 मॉलिक्यूल। और इसी की वजह से वैसे इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल जो कंपाउंड है जो कि इसका खासा है वो है नेक्स्ट, जो कि है ग्लाइकोलेट, जो कि 2 कार्बन है कंटेनिंग है। और इसकी वजह से इसको जो है C2 पाथवे भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब 4 कार्बन तो यहाँ पे आ गई क्योंकि ये 2 कार्बन कंटेनिंग है और हर एक में जो है वो और हर ये 2 कार्बन कंटेनिंग जो है 2 मॉलिक्यूल बने हैं, तो 4 कार्बन यहाँ आ गए। अब रह गए बाकी 6 कार्बन कहाँ गए? तो दूसरा जो प्रोडक्ट है इसका, इसके 2 प्रोडक्ट है, एक तो यही है और दूसरा जो इसका प्रोडक्ट है वो सेम है जैसा फोटोसिंथेसिस में होता है, एंड दैट वाज 3 फास्फोग्लिसरेट, PGA, 3 PGA। और उसमें 6 कार्बन उसमें चले गए। अब 3 PGA का C2 पाथवे में तो कोई काम है नहीं, लिहाजा वो क्या करेगा? वो चला जाएगा कैल्विन साइकिल के पास। ठीक है। और ये इसकी यहाँ पे जो काम है वो खत्म हो गया। नाउ मूविंग टूवर्ड 2 फास्फोग्लाइकोलेट जो कि यहाँ पे बना है, दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोलेट, मतलब इसमें से फास्फेट जो है ग्रुप है वो इसमें से रिमूव हो जाएगा। और मैंने आपको C3 में ही समझा दिया था कि जब भी फास्फेट ने रिमूव होना है तो एंजाइम कौन सा इस्तेमाल होगा? फास्फेटेज। और इसका नाम यहाँ पे क्या है? फास्फोग्लाइकोलेट फास्फेटेज। ठीक है। So this will be converted into glycolate. After being converted into glycolate, this will move on towards peroxisome. दूसरा ऑर्गेनल की इन्वॉल्वमेंट आ गई है पेरोक्सिसोम की। यहां पर जाने के बाद ग्लाइकोलेट जो है, ये ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज, सी another molecule of oxygen is involved here, another oxygen is going to be incorporated into this molecule. तो let's see what happened. यहाँ पे ग्लाइकोलेट ऑक्सीजन को रिसीव करने के बाद this will be converted into ग्लाइऑक्सिलेट, ग्लाइऑक्सिलेट। ठीक है। ग्लाइऑक्सिलेट जो है इसके और ग्लाइकोलेट के स्ट्रक्चर में सिर्फ ये फर्क है कि यहाँ पे आपको ये एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप नजर आ रहा है, जबकि ये यहाँ पे आप कह लें कि ये एक अल्डिहाइडिक फॉर्म में मौजूद है। ठीक है। बाकी का स्ट्रक्चर जो है उसका सेम सेम ही है। अच्छा, नाउ इस ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू पेरोक्सिसोम क्योंकि पेरोक्सिसोम का नाम ही इस रिएक्शन की वजह से पड़ा है। क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन के दौरान में जब ग्लाइकोलेट ग्लाइऑक्सिलेट में कन्वर्ट हो रहा होता है, एट दैट टाइम ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रही होती है, लेकिन इस दौरान में जो ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रही है वो सिर्फ आप कह लें कि हाफ ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रही है। बाकी की जो ऑक्सीजन है दैट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू द हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये देखिए 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इस्तेमाल हो रहे हैं और उससे क्या बन रहे हैं? 2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड एज बाय प्रोडक्ट बन रहे हैं। बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन ग्लाइकोलेट को जब ग्लाइऑक्सिलेट में कन्वर्ट होना है तो वो ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हुए हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना रहा है। यही हाइड्रोजन पेरोक्साइड है जिसकी वजह से इस ऑर्गेनल का नाम पेरोक्सिसोम पड़ा है, क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज अ वेरी रिएक्टिव स्पीशीज, वेरी रिएक्टिव स्पीशीज, सो इट इज अनस्टेबल इन नेचर। और इसको फौरन फौरन
डिग्रेड करना जरूरी है। अगर ये ना किया तो ये मेम्ब्रेन्स को डैमेज कर सकता है। ठीक है, तो इसको फिर क्या करेगा, फिर इस पे कैटालेज एंजाइम एक्ट करेगा। ये वही कैटालेज एंजाइम है जिसकी वजह से पेरोक्सिसोम मशहूर है कि पेरोक्सिसोम में कैटालेज एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, तो कैटालेज एंजाइम क्या करता है, H2O2 को O2 यानी कि मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन और वाटर में कन्वर्ट कर देता है। तो लेस यू कैन से इसको, ऑक्सीजन तो अभी भी है लेकिन वो इसको आप कह लें कि ऐसी ऐसी इनर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है जिसके बाद ये अब डेंजरस नहीं रहती ये स्पीशीज। ठीक है, तो ये आप यूँ समझें कि साइकिल के अंदर एक मिनी साइकिल चल रहा है। दिस वन, ऑक्सीजन लेके हाइड्रोजन पेरोक्साइड का बनना, उससे दोबारा ऑक्सीजन वाटर का बनना, उससे दोबारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड का बनना, फिर ऑक्सीजन का बनना। इस तरीके से ये साइकिल एक चल रहा है और इस दौरान में कैटालिस एंजाइम इस्तेमाल हो रहा है इस साइकिल को चलाने के लिए। और ग्लाइकोलेट से ग्लाइऑक्सिलेट बनाने के लिए ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज एंजाइम इस्तेमाल। तो ये तो था एक साइड बिजनेस, साइड इफेक्ट जो कि पेरोक्सिसोम में परफॉर्म हो रहा है। हमारा एक्चुअल साइकिल चल रहा है नीचे की तरफ और जिसमें हमने ग्लाइऑक्सिलेट बना लिया है। और मैंने आपको बताया था कि इसके सारे के साथ टू टू लगा हुआ है, मतलब कि दो मॉलिक्यूल बन रहे हैं ग्लाइऑक्सिलेट के भी, क्योंकि हमने जो रिएक्टेंट था वहीं से उसको टू रिएक्टेंट से हमने साइकिल को स्टार्ट किया। अच्छा, now this glyoxylate will be converted into glycine which is an amino acid। और ग्लाइऑक्सिलेट में तो कोई अमाइन ग्रुप नहीं है, लेकिन ये कन्वर्ट हो रहा है इनटू ग्लाइसिन व्हिच इज एन अमाइनो एसिड कंटेनिंग, व्हिच इज एन अमाइनो एसिड व्हिच इज नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। तो इसको फिर नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगी, तो नाइट्रोजन इसको देने के लिए इसको एक डोनर की जरूरत पड़ेगी। और जब कोई एक कंपाउंड एज डोनर एक्ट करता है अमाइन ग्रुप का या कार्बोनाइल ग्रुप का, तो उसमें जो एंजाइम इस्तेमाल होता है वो है अमाइनो ट्रांसफेरेज एंजाइम। ठीक है, अमाइनो ट्रांसफेरेज, ट्रांसफेरेज एंजाइम ट्रांसफर करवाता है किस चीज की, अमाइन ग्रुप की। कहाँ से, उसको डोनर चाहिए होगा। यहाँ पे डोनर कौन इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे डोनर इस्तेमाल हो रहा है ग्लूटामेट। ग्लूटामेट इज अनदर अमाइनो एसिड। और यहाँ पे वो क्या कर रहा है, अपना अमाइन ग्रुप दे देगा और खुद एक अमाइनो एसिड से नॉन अमाइनो एसिड जो है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो अपना अमाइन ग्रुप दे देगा तो अमाइनो एसिड तो नहीं रहेगा। तो ग्लूटामेट, ग्लाइऑक्सिलेट ग्लूटामेट अमाइनो ट्रांसफेरेज एंजाइम है। अमाइन ग्रुप अपना इसको दे देगा और इसका जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो ये खुद ले लेगा। खुद ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अल्फा कीटो ग्लूटारेट में और इसको ये कन्वर्ट करवा देगा ग्लाइऑक्सिलेट से ग्लाइसिन में जो कि अमाइनो एसिड है। Now we have two molecules of glycine amino acid in the peroxisome and this will be transported into the mitochondria। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद बहुत ही एक हैवी किस्म का कॉम्प्लेक्स एंजाइम, जिसको यहाँ पे दो एंजाइम यहाँ पे लिखे हैं और इसका ये दो एंजाइम कौन कौन से, ग्लाइसिन डीकार्बोक्सिलेज एंड सीरिन डी हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफेरेज। सीरिन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफेरेज, ग्लाइसिन डीकार्बोक्सिलेज। एक्चुअली ये एंजाइम का जो काम करने का तरीकाकार है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, जो कि मैं हर क्लासेस में जो बच्चों को, क्योंकि सारे एंजाइम्स के बारे में बताती हूँ, तो वहां पे जाके हम इसकी डिटेल पढ़ते हैं। आप अपने लेवल पर बस ये याद रखें कि ग्लाइसिन इन दो एंजाइम्स की मौजूदगी में विल बी कन्वर्टेड टू सीरीन जो कि अनदर अमाइनो एसिड है, लेकिन दिस सीरीन इज 4 कार्बन कंटेनिंग जो है कंटेनिंग कंपाउंड है। ठीक है, तो हमारे पास जो है, सॉरी 4 कार्बन कह दिया, 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। अच्छा, तो हमारे पास तो था ग्लाइसिन और ग्लाइसिन के पास तो सिर्फ 2 कार्बन थे और लेकिन के ग्लाइसिन के 2 मॉलिक्यूल थे और हमने बनाया है एक सीरीन का मॉलिक्यूल जो कि 3 कार्बन कंटेनिंग है। इसका मतलब ये है कि एक जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो नाउ लिबरेट होगा। ठीक है, और वो ये देखिए वो यहीं पर लिबरेट हो रहा है, एक वाटर मॉलिक्यूल एंटर हो रहा है, एक कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से निकल गया और बाकी के जो 3 हैं उसने कंट्रीब्यूट कर दिया सीरीन बनाने के लिए। और एंजाइम जो यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है वो ग्लाइसिन डीकार्बोक्सिलेज भी इस्तेमाल हो रहा है और सीरीन डी हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफेरेज भी इस्तेमाल हो रहा है। और ये सब कुछ कहाँ पे हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसमें NAD विल बी कन्वर्टेड इनटू NADH। इन अदर वर्ड्स इस प्रोसेस में एक NADH जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। इस लिहाज से देखें तो ये प्रोसेस जो है ये एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है। तो आप कहेंगे कि मैडम ये तो बेनिफिशियल जो है प्रोसेस हो गया, लेकिन ये बेनिफिशियल नहीं है क्योंकि अगले आने वाले स्टेप्स में ये इसी NADH को इस्तेमाल कर लेगा, सो दिस विल बी नलिफाइड। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारा अगर आपको समझ आ गया है तो 4 कार्बन यानी कि 2 ग्लाइसिन के मॉलिक्यूल से हमने 3 कार्बन कंटेनिंग 1 सीरीन अमाइनो एसिड बना लिया है
and this serine will be transported to back to the peroxisome, and peroxisome में जाने के बाद वो ही एंजाइम जो ग्लाइओक्सिलेट को ग्लाइसिन में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल हुआ था अमाइनो ट्रांसफेरेज, वो ही एंजाइम अब यहाँ पे सीरीन को हाइड्रोक्सी पायरुवेट में बनाने के लिए इस्तेमाल होगा। फर्क ये है वहां पे वो अमाइन ग्रुप दे रहा था एंजाइम, यहाँ पे ये अमाइन ग्रुप नहीं दे रहा। अब ये अमाइन ग्रुप को वापस कर रहा है ग्लूटामेट को, और अल्फा कीटोग्लूटारेट को अमाइन ग्रुप देके ग्लूटामेट में कन्वर्ट कर देगा। और अल्फा कीटोग्लूटारेट के पास क्या है, वही कार्बोनाइल ग्रुप जो कि ग्लाइओक्सिलेट ने इसको दिया था, इसको ये ले लेगा। तो यू कैन नोटिस हियर कि ये जो हाईलाइटेड है अमाइन ग्रुप, दिस विल बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू ग्लूटामेट, ठीक है, वो बन जाएगा। और इस यहाँ पे क्या आ जाएगा, कार्बोनाइल ग्रुप, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन आ गई है जो कि इसको किसने दी है, अल्फा कीटोग्लूटारेट ने। और एंजाइम कौन सा है, नाउ इसका नाम हो जाएगा सीरीन अमाइनो ट्रांसफेरेज, क्योंकि ये सीरीन को के ऊपर एक्ट कर रहा है अमाइनो ट्रांसफेरेज एंजाइम, और इसका अमाइन ग्रुप जो है वो अल्फा कीटोग्लूटारेट को देकर इसको ग्लूटामेट में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये आपस में भी साइकिल चलता रहेगा। यहाँ से ग्लूटामेट बनेगी, यहाँ इस्तेमाल हो जाएगी, यहाँ से अल्फा कीटोग्लूटारेट बनेगा, यहाँ इस्तेमाल हो जाएगा, एंड सो ऑन, ये इस तरह चलता रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, हाइड्रोक्सी पायरोवेट जो है ये NADH को इस्तेमाल करेगा। देखिए यहाँ पे इस्तेमाल हो गया, यहाँ वही NADH जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोड्यूस हुआ था। हालांकि वो तो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोड्यूस हुआ है, ये पेरोक्सिसोम में प्रोड्यूस हुआ है, लेकिन हम तो एक पूरे एक साइकिल का बजट देख रहे हैं ना। तो एक माइटोकॉन्ड्रिया में जो एक NADH प्रोड्यूस हुआ था वो यहाँ पे इस्तेमाल हो गया। नाउ द एंजाइम इज हाइड्रोक्सी पायरोवेट रिडक्टेज एंजाइम, और दिस विल कन्वर्ट द हाइड्रोक्सी पायरोवेट इनटू ग्लिसरेट। और ग्लिसरेट जो है दिस विल मूव ऑन इनटू द क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोग्लिसरेट को अगर देखिए, इसको तो सिर्फ एक फॉस्फेट चाहिए और ये तो कन्वर्टेड हो जाएगा इनटू 3 फास्फोग्लिसरेट, क्योंकि देखिए बाकी का स्ट्रक्चर तो सेम है। तो 3 फास्फोग्लिसरेट तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो केल्विन साइकिल में इस्तेमाल होती है, तो ये चला जाएगा वापस केल्विन साइकिल में। फर्क सिर्फ ये है कि ग्लिसरेट को एक फॉस्फेट चाहिए, और आप तो जानते ही हैं कि जब फॉस्फेट की एडिशन करनी होती है तो काइनेज इस्तेमाल होता है, काइनेज एंजाइम इस्तेमाल होता है, और साथ में एक एटीपी भी चाहिए होगा फॉस्फेट देने के लिए। तो एटीपी यहाँ पे इस्तेमाल होगा जो कि काइनेज की प्रेजेंस में इसको एक फॉस्फेट ग्रुप दे देगा, और ग्लिसरेट विल बी कन्वर्टेड इनटू 3 फास्फोग्लिसरेट, and this will be again utilized into the Kelvin cycle। ठीक है, इन दिस वे ये पूरा साइकिल जो है यहाँ पे खत्म हो जाता है ना। अब यहाँ पे ना थोड़ी थोड़ी कुछ और बातें भी लिखी हुई हैं, जैसा कि जो अमाइन ग्रुप यहाँ पे रिलीज होगा, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिलीज होती है ना, क्योंकि ग्लाइसिन में 2 अमाइन ग्रुप थे, एक अमाइन ग्रुप तो सीरीन बनाने में इस्तेमाल हो गया, लेकिन एक अमाइन ग्रुप भी एक्स्ट्रा था इसके पास। तो वो अमाइन ग्रुप जो है, एक ख्याल ये है कि वो माइटोकॉन्ड्रिया से रिलीज होकर चला जाता है इनटू द क्लोरोप्लास्ट, और वहां पर जाने के बाद ये अल्फा कीटोग्लूटारेट को ग्लूटामेट में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, और विद सम एंजाइम जो कि यहाँ पे शो नहीं की। ठीक है, तो इस तरीके से ये अमाइन भी इस्तेमाल हो जाता है, जाया नहीं होता ग्रुप। उसके अलावा एक और पाथवे यहाँ पे दिखाया हुआ है कि जो अल्फा कीटोग्लूटारेट जो कि यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, दिस विल बी मूव टुवर्ड्स द क्लोरोप्लास्ट, और ये यही अल्फा कीटोग्लूटारेट जो है अमाइन ग्रुप को इस्तेमाल करके ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये ग्लूटामेट जो है वो वापस आकर दोबारा से इस प्रोसेस में इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, तो ये साइड बिजनेस है। अब इस पूरी चीज का पाथवे का खुलासा ये है कि हमने 2 राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट इस्तेमाल किए 10 कार्बन कंटेनिंग, और उससे हमें एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, एक अमाइन ग्रुप रिलीज हुआ, और इस दौरान में ये दोनों तो नलीफाई हो गए, और हमारे पास जो प्रोडक्ट आए शुरू में 2 3 फास्फोग्लिसरेट हमारे पास आए थे, और एंड पे एक 3 फास्फोग्लिसरेट हमने और बना दिया। तो टोटल हमारे पास कितने फास्फोग्लिसरेट आ गए, 3। ठीक है, टोटल हमारे पास कितने फास्फोग्लिसरेट आ गए, 3। अच्छा, हर एक फास्फोग्लिसरेट में 3 कार्बन है, तो अगर ये 3 फास्फोग्लिसरेट हमारे पास वापस आ चुके हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास 9 जो कार्बन है वो हमारे पास वापस आ चुके हैं। ठीक है, 9 कार्बन हमारे पास वापस आ चुके हैं, और जाया क्या हुआ है, 10 में से सिर्फ एक कार्बन जो है वो इस्तेमाल हो चुका है, वो जाया हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास जो आप कह लें कि 10 अगर कार्बन थे आपके पास, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन थे इनकॉर्पोरेटेड फॉर्म में, तो उनमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होकर माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ओवरऑल आपको जो नुकसान हुआ है वो ये हुआ है कि एक कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस हो गया है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में रिलीज हुआ, जो कि
कार्बन जो कि फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो सकता था, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं हुआ, वो जाया हो गया, रिलीज हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया मतलब रेस्पिरेशन में चला गया, खत्म हो गया। अच्छा, और दूसरा जो है इसका नुकसान ये है इस पाथवे का चलने का, कि इसने रुबिस्को को बिजी कर दिया, रुबिस्को को कंपटीशन में ले आया। तीसरा नुकसान ये है कि इसने रिएक्टेंट को भी बिजी कर दिया, रिएक्टेंट क्योंकि एंजाइम भी सेम है, रिएक्टेंट भी सेम है, तो ये तो फोटोसिंथेसिस के साथ compete करेगा। और चौथा नुकसान ये है कि ये एक्स्ट्रा एटीपी को इस्तेमाल कर रहा है इस पाथवे में। यू कैन नोटिस हियर कि ये एटीपी यहाँ पर इस्तेमाल, अब कैल्विन साइकिल में जो एटीपी यूज होने हैं वो तो होने हैं, लेकिन अगर ये भी साथ में चल रहा होगा प्लांट में, जो कि मैंने आपसे कहा कि C3 प्लांट्स में इसको अवॉइड करने की सलाहियत नहीं है, तो अगर कंडीशंस ऐसी आ जाती हैं जो कि इसको फेवर करें, जैसे कि ऑक्सीजन का ज्यादा हो जाना, टेम्परेचर का ज्यादा हो जाना, तो उस सूरत हाल में फोटोसिंथेसिस फेवर में नहीं जाएगी, रुबिस्को जो है वो इसकी तरफ चल पड़ेगा, इसके साथ हो लिएगा। तो फिर क्या होगा कि हमें ओवरऑल एटीपी का भी नुकसान है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी लॉस है, रुबिस्को को भी बिजी कर दिया है, तो ओवरऑल हमें क्या नुकसान हुआ है कि फोटोसिंथेसिस जो है उसका रेट लो हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं आपको ये सब समझाने में कामयाब हो गई हूँ, साइकिल समझाने में, तो आगे की थ्योरी बताना मेरे लिए मसला नहीं है। जैसा कि आपको C3 पढ़ाया है, C4 पढ़ाया है, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो स्लाइड है इसमें इन तमाम रिएक्शंस को, जहाँ जहाँ पे कोई एंजाइम इस्तेमाल हो रहे हैं उनको इनलिस्ट कर दिया गया है, और आगे उनके रिएक्शंस बता दिए गए हैं कि वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, और साथ में उनकी साइट भी बता दी है। जैसे कि देखें, जो राइबोलोज बिस्फॉस्फेट है ये क्लोरोप्लास्ट में इस्तेमाल हो रहा है, फास्फोग्लाइकोलेट फास्फेटेस ये क्लोरोप्लास्ट में इस्तेमाल हो रहा है, ग्लाइओक्सिलेट ऑक्सीडेज एंजाइम ये पैरोक्सिसोम में इस्तेमाल हो रहा है, एंड सो ऑन, जो पीछे आपको एंजाइम पढ़ाए हैं उन्हीं की लिस्ट यहाँ पे दी गई है। नाउ ये मैंने बहुत दफा आपको बता दिया है, ये स्लाइड बता रही है कि अंडर विच कंडीशंस फोटो रेस्पिरेशन अकर्स, तो ये उसके बारे में है। और ओवरऑल इसका नुकसान क्या है, एटीपी जो है उसका लॉस होता है, कार्बन का लॉस होता है, नाइट्रोजन एज अमोनिया जो है उसका लॉस हो जाता है। ये तो मैंने बता दिया आपको कि वो चली जाएगी क्लोरोप्लास्ट में, और वहां पे जाके अल्फा कीटोग्लूटारेट के साथ मिलके ग्लूटामेट बना देगी, लेकिन वो प्रोसेस तो अलग से एंजाइम चाह रहा है ना, वो इसका साइकिल का हिस्सा तो नहीं है ना, वो तो अलग से प्लांट की स्ट्रेटेजी है कि वो किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड निकलने वाली को इस्तेमाल करेगा या अमोनिया। इस साइकिल के अंदर तो ये वो जस्टिफाई नहीं हो रही, तो अमोनिया का भी लॉस हो गया, कार्बन का भी लॉस हो गया, और एंजाइम भी बिजी हो गए। तो आप यूँ समझ लें कि ये पोटेंशियली हार्मफुल है प्लांट्स के लिए। अगर प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन हो रही होगी तो वो डेंजरस स्पीशीज भी प्रोड्यूस कर रहा है, H2O2 प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, उसको फिर डलीफाई करने के लिए प्लांट को एंटीऑक्सीडेंट बनाने पड़ रहे हैं। तो ये तमाम प्रोसेसेस की वजह से ओवरऑल प्लांट जो है वो लॉस में चला जाता है। लेकिन अगर इतना ही लॉस है तो प्लांट में ये होता क्यों है? तो फायदा मैंने आपको बताया था, शुरू में मैंने बात कर ली थी कि जब प्लांट के ऊपर ऐसी कंडीशंस आ जाए, जैसे कि ड्राउट की कंडीशन है, चिलिंग की कंडीशन है, वाटर स्ट्रेस की कंडीशन है, हाई टेम्परेचर की कंडीशन है, इवन समटाइम सैलिनिटी में भी कुछ आर्टिकल्स जो है इसको सपोर्ट करते हैं कि जिसमें या हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हो जाए एटमोसफियर में किसी भी रीजन से, तो वो फिर ये पाथवे चलना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर ये कंडीशंस नहीं होंगी, मतलब हाई टेम्परेचर ना हो, ड्राउट की कंडीशन ना हो, और जो है हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ना हो, तो फिर ये पाथवे इतना ज्यादा रन नहीं होता, और यू कैन से कि ये इतना ज्यादा नुकसान नहीं प्लांट को पहुंचा सकता। लेकिन आप देखिए नुकसान के साथ इसका फायदा भी है। ठीक है, तो वो जो नुकसान है वो ज्यादा बड़ा है, सॉरी फायदा जो है वो ज्यादा बड़ा है एज कम्पेयर टू उस नुकसान के जो कि ये कर रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर ये नहीं रन होगा तो हाई ऑक्सीजन जो है वो फिर प्लांट की मेम्ब्रेन को डैमेज कर सकती है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज प्रोड्यूस करके, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रोड्यूस होती हैं, पेरोक्सिसोम में भी प्रोड्यूस हो रही हैं, और प्लाज्मा लेमा में भी प्रोड्यूस हो सकती हैं अगर ऑक्सीजन की हाई कंसंट्रेशन हो। एक्सक्यूज तो मी रोल मैम। जी बेटा बोलिए। मैम अगर ऑक्सीजन की हाई कंसंट्रेशन है तो हमने ये भी तो पढ़ा है ना कि प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, तो वो ज्यादा रिलीज कर लिया करे, मतलब कि इतना हाँ तो कुछ करने से हाँ तो कर बेहतर लिया नहीं। करें, कर लिया करे, लेकिन रिलीज तो जाहिर है वो, उसके स्टोमेटा ओपन है, वो कोशिश तो करेगा कि रिलीज हो जाए। बट अगर उस बात उसके बस से बाहर हो जाए, एक तरफ तो फोटोसिंथेसिस में भी उसने मशीन लगा रखी है उसको रिलीज करने की, ऊपर से यहाँ से भी मैं ये बात नहीं करी कि वो उसको जो है उसको खुद को भी तो रेस्पिरेशन में चाहिए प्लांट को। अगर इस तरह आप बात करें, ऐसा नहीं है कि उसका कोई इस्तेमाल ही नहीं है,
लेकिन जब उसके ऊपर एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड उसके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। तो एनवायरनमेंट में अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाए, और एक तो वैसे ही आप नोटिस करें कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है, 0.03% होती है, और ऑक्सीजन जो है वो एनवायरनमेंट में ज्यादा है, क्योंकि और ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। कार्बन डाइऑक्साइड तो सिर्फ प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्लांट को भी वो अगर उस जो एक लेवल है ऑक्सीजन का, नॉर्मल लेवल जिसको हम एम्बियंट आप कह लें कि एयर का जो लेवल है, अगर उससे वो टिल्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, तो वो तो उसको फेवर करेगी प्लांट को, फोटोसिंथेसिस ज्यादा कर लेगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी तो वो उसके लिए फिर डेंजरस हो जाएगा, क्योंकि वो दबाव में आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो खुद भी ऑक्सीजन बना रहा है, इतनी तो रेस्पिरेशन में इस्तेमाल नहीं हो रही ना, तो फिर वो दूसरे काम स्टार्ट हो जाएंगे उसके लिए। दैट्स वाई ये इसके लिए डेंजरस है। जी। तो रोल मैं आपको बता रही थी, रोल भी मैंने आपको साइकिल समझाते समझाते ही बहुत सारी चीजें जो है वो बता दी हैं, कि प्लांट को ये फोटो ऑक्सीडेशन से बचाता है, फोटो इनहिबिशन से बचाता है, फोटो सिस्टम्स जो है वो डैमेज हो सकते हैं एक्सेस ऑक्सीजन की वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से। ठीक है, बायोएनर्जेटिक्स जो है उसको भी मुतासिर कर देता है। कार्बन का जो है उसका लॉस तो करवाता है, लेकिन प्रोग्राम आप यूँ समझ लें कि अगर ये ना होता तो फिर उसके नुकसान जो है वो प्लांट पे ज्यादा होते, जिसकी वजह से, और कुछ ना कुछ देखिए, कुछ ना कुछ इसने वापस भी कर दी है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इसने इसने जो रेबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट से कार्बन ली है, लेकिन उसने 3 फास्फोग्लिसरेट जो है, यू कैन से 3 फास्फोग्लिसरेट तो उसने वापस कर दी है ना। मतलब अगर 4 बनने थे तो 3 तो उसने वापस कर दिए, सिर्फ एक को उसने जो है वो बाकी पाथवे में बिजी रखा हुआ है। ठीक है, तो इन दिस वे यू कैन से कि अगर 100% में से आप इसको मार्क्स देना चाहें, तो 75% तो इसने कार्बन डाइऑक्साइड वापस कर दी है, सिर्फ 25% जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका लॉस हुआ है। तो ये आप समझ लें कि फोटो रेस्पिरेशन का रोल है, होती क्यों है और रीजन मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। बाकी की जो इसका पाथवेज हैं, जो आप कह लें कि जो लेक्चर में शामिल थी, वो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। तो उसको जस्ट मैं गो थ्रू करवा देती हूँ कि हमने फिर इसके डिफरेंसेस पढ़े थे, C3 C4 को आपस में कंपेयर करवाया था लास्ट लेक्चर में, और हमने ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस पढ़ी, एनऑक्सीजेनिक पढ़ी। तो ये क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा लेबोरेटिव था तो मैंने इसको छोड़ दिया था, क्योंकि उससे बच्चे कम थे, तो मैंने फिर इसको उस टाइम पे नहीं समझाया था। तो ये खत्म हो गया हमारा टॉपिक। दूसरा जो हमारा आज का टॉपिक है, दैट इज रिलेटेड टू फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस एंड लिमिटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं उसके बारे में है। तो अच्छा, ये मैंने लेक्चर नहीं खोला हुआ, पहले मुझे लेक्चर खोलने दीजिए। मैम हमारी स्लाइड्स कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। ज्यादा टफ है? यस मैम। मसलन क्या टफ है बेटा इसमें? साइकिल वो टफ है। मैम अच्छा, साइकिल मैंने वो आपसे टफ कहा तो है कि आप इसको आसान बना लें। आपने कभी साइकिल याद नहीं किए? मैम किए हैं पर इतने टफ नहीं किए। हाँ, तो मैं बता रही हूँ ना कि आप इसको आसान बना लें। आपको ये टफ नजर आ रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर्स। अगर आप स्ट्रक्चर्स को इग्नोर करके इसको दोबारा से ड्रॉ करके देखें तो इसमें कुछ भी नहीं है। मतलब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी वजह से आप परेशान हो जाए। और अभी तो कुछ क्लासेस में मुझे किसी बच्ची ने कहा था कि मैडम हमारा लेवल कब आएगा, तो अब जब पढ़ा रही हूँ तो कह रहे हो कि ज्यादा टफ नहीं है। अच्छा, इसका एक और फायदा भी है, अगर आप इसको अभी पढ़ लेंगे ना, अगर तो आप मेरी ही तरह BSc में ही मेहनत कर लेंगे जैसे कि मैंने की थी। ठीक है, हालांकि मुझे किसी टीचर ने नहीं कहा था कि इसको पढ़ो, इसको इसके स्ट्रक्चर्स याद करो, किसी ने पढ़ाए भी नहीं थे ऐसे। तो मैंने खुद से ही ना अपने शौक से ही स्ट्रक्चर्स को BSc में ही पढ़ लिया था। तो मुझे MSc में जब हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा और उसमें हमें फिर ये स्ट्रक्चर्स याद करने पड़े, तो मुझे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगे। ठीक है, तो एक फायदा आपको ये भी होगा कि अभी याद कर लेंगे तो अभी तो फायदा होगा ही। मतलब इस पाथवे को जब आप इस्तेमाल करेंगे ना, तो अगले लेवल पे जब आप जाएंगे फोटोसिंथेसिस में, जब हम इसको फर्दर एलेबोरेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू रेगुलेशन ऑफ एंजाइम्स एंड रोल ऑफ इट्स रोल विद रिस्पेक्ट टू द फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन और अदर रेगुलेटरी रोल में जब हम उसको देखेंगे, तो फिर आपको इस पे फोकस नहीं करना पड़ेगा, ये आपको पहले से आता होगा, और आप फिर इसके आगे की बात समझेंगे। फिर आप इससे अगली बात जो है अगले लेवल को आसानी से समझ पाएंगे, क्योंकि ये तो आपने पहले से कवर किया होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है बेटा, आप इसको जस्ट रीड्रॉ करें। ठीक है, रीड्रॉ कर लें, एक पेंसिल कॉपी पकड़ें और एक पेज लें बड़ा वाला,
और उसके ऊपर इसको रीड्रॉ कर लें, आप देखेंगे ये बहुत सिंपल बन जाएगा। यहाँ पे क्योंकि वो नंबरिंग की हुई है और डिफरेंट वो जो लाइंस इधर उधर की चीजें आ जाती हैं, और बेसिकली स्ट्रक्चर की वजह से वो ज्यादा खौफनाक जो है ना उसकी पिक्चर लगती है, अदरवाइज ये इतना खौफनाक नहीं है। आप पढ़ के देखें, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। जी, इकरा आप कुछ कहने लगी थी जब मैंने ये बात स्टार्ट की। नो मैम। अच्छा, खत्म हो गई आपकी बात। चलें, नेक्स्ट जो है हमारा लेक्चर है दैट इज रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। अच्छा, मुश्किल की अगर आप बात करें तो मुश्किल फोटोसिंथेसिस ही है, या थोड़ी बहुत मुश्किल आपको पेश आएगी रेस्पिरेशन में। बाकी तो अब हमने इकोलॉजी स्टार्ट करने लगे हैं, तो इकोलॉजी तो में तो कुछ भी नहीं है। सारी जो है ना इधर उधर की बातें, एनवायरनमेंट की बातें, जानवरों की बातें, प्लांट पौधों की बातें, ये ऐसे लगा होता है, ये ऐसे लगा होता है, ये ऐसे करते हैं। तो आने वाले वक्त में आपके लिए आसान लेक्चर्स भी हैं, ठीक है, परेशान ना हो, यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत कर लो। ओके, तो अब हम आसान टॉपिक आपको पढ़ा देते हैं, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। ओके बेटा, तो ये लिमिटिंग फैक्टर का पता है क्या होते हैं लिमिटिंग फैक्टर? कोई बच्चा बताएगा व्हाट इज लिमिटिंग फैक्टर? लिमिटिंग फैक्टर मतलब जो किसी ऐसा फैक्टर, जाहिर है कि हम प्रोसेसेस पढ़ रहे हैं, हम फोटोसिंथेसिस के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स जो कि फोटोसिंथेसिस को लिमिटेड मैम कर दे, रिस्ट्रिक्ट कर दे। जी निम्रा, बोल रहे हैं निम्रा? मैम जो वो फैक्टर जो उनकी प्रोग्रेस को रोकते हैं। हाँ, रोक दें, लिमिटेड कर दें, हॉल्ट कर दें, उसके रेट को स्लो कर दें, उनको लिमिटेड फैक्टर कहते हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के हिसाब से तो नहीं, मैं आप कह सकते हैं, लेकिन प्लांट्स में ही स्टडी करते हुए डिफरेंट प्रोसेसेस को, जो जूलियस वॉन सैक्स था, उसने सबसे पहले लॉ ऑफ कॉर्डिनल पॉइंट्स दिए थे। लॉ ऑफ कॉर्डिनल पॉइंट्स क्या है कि किसी भी फैक्टर, जैसा कि टेम्परेचर है, मॉइस्चर है, लाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर हम फोटोसिंथेसिस के हिसाब से बात करते हैं, तो किसी भी फैक्टर के तीन कॉर्डिनल पॉइंट्स होते हैं। मैक्सिमम, जिसमें वो प्रोसेस बहुत अपनी हाई पीक पे होता है, मतलब जितना वो हो सकता है उतना होता है। मिनिमम, जिसमें जो उसकी आप कह लें कि बेसिक रिक्वायरमेंट है, अगर इससे नीचे वो फैक्टर चला गया, उसकी रीडिंग चलेगी, तो फिर वो प्रोसेस नहीं हो पाएगा। ऑप्टिमम, जिसमें वो बहुत अच्छे से चलता है, ठीक है, मतलब ना वो स्लो होता है और ना उसकी बहुत हाई पेस होती है, बल्कि वो उसकी ऑप्टिमम रिक्वायर्ड है, जिसमें मैक्सिमली वो परफॉर्म अपने फंक्शन को जो है, वो पाथवे जो है वो कर सकता है। अच्छा, इसी 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 को लेते हुए अब इसकी डिस्क्रिप्शन भी है। अब मेरे ख्याल है कि आपको पहले ही पता होगी, लेकिन फोटोसिंथेसिस के हिसाब से हम बात कर लेते हैं। तो मिनिमम वो वैल्यू है किसी भी फैक्टर की, फैक्टर बात करेंगे कि कौन कौन से जो फोटोसिंथेसिस पे इफेक्ट कर सकते हैं, कि जिस पे फोटोसिंथेसिस अगर इससे बिलो चला जाएगा, मतलब मिनिमम से अगर बिलो वैल्यू चली जाएगी उस फैक्टर की, तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। ठीक है, ऑप्टिमम जो कि सूटेबल है, जिसमें फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छे से होगी, बड़े अच्छे पेस से वो चलेगी। मैक्सिमम, ये अपर लिमिट है, अगर इससे भी क्रॉस कर गई वैल्यू, इसके ऊपर वैल्यू हो गई, तो फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो सकती है, मतलब उस पर एडवर्सली इफेक्ट हो सकता है, बजाय इसके कि उस पर पॉजिटिव उस पर इफेक्ट हो, या उसको इनहेंस करने की बजाय वो उल्टा उसको स्टॉप कर देता है। तो मैक्सिमम वैल्यू फोटोसिंथेसिस के लिए फिर उस फैक्टर की वो होगी कि जिसके बाद फोटोसिंथेसिस जो है वो स्टॉप हो जाएगी। इसी से रिलेटेड जो है ब्लैकमैन ने 1905 में लिमिटिंग फैक्टर्स का जो है वो कॉन्सेप्ट भी दिया, कि जब एक ही प्रोसेस के ऊपर एट ए टाइम बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो इफेक्ट कर रहे हो, तो उनमें से अब क्योंकि बहुत सारे फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं, मतलब एट ए टाइम टेम्परेचर भी इफेक्ट कर रहा है, एट ए टाइम कार्बन डाइऑक्साइड भी प्लांट इस्तेमाल कर रहा है, एट ए टाइम ऑक्सीजन इज देयर, ठीक है,
तो एट अ टाइम लाइट इंटेंसिटी इज आल्सो बीइंग ऑब्जर्व्ड। तो जब बहुत सारे फैक्टर्स मिल के एक प्रोसेस को चला रहे हों तो उनमें से फिर लिमिटिंग फैक्टर वो वाला फैक्टर होगा जिसकी कमी चल रही होगी। ठीक है, मतलब कि अगर टेम्परेचर, लाइट इंटेंसिटी और कार्बन डाइऑक्साइड को हम कंसिडर करें, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस पे चल रहे होते हैं एट अ टाइम। तो अगर टेम्परेचर ऑप्टिमम है तो आप कहेंगे कि अगर टेम्परेचर तो इसका ऑप्टिमम है तो फोटोसिंथेसिस को मैक्सिमम होना चाहिए, लेकिन वो उससे असरअंदाज नहीं होगा। ठीक है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड जितनी क्वांटिटी चाहिए वो मिल रही है तो उससे वो असर वो उसको फोटोसिंथेसिस को बढ़ाएगा नहीं। ठीक है, वो फिर डिपेंड किस पे करना शुरू कर देगा, उस फैक्टर के ऊपर जिसकी कमी चल रही है। सपोज कि लाइट की इंटेंसिटी उतनी नहीं है कि जिस पे जो है फोटोसिंथेसिस ऑपरेट हो सके, तो फिर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस भूल जाएगी और टेम्परेचर जो ऑप्टिमम वहां पे मौजूद है उसको भूल जाएगी, बल्कि किस पे इफेक्ट, किसकी वजह से इफेक्ट होना शुरू हो जाएगी, लाइट इंटेंसिटी पे डिपेंड करना शुरू होगा। तो एट दिस टाइम फिर ना कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसके लिए लिमिटिंग फैक्टर होगा, ना जो है टेम्परेचर इसके लिए लिमिटिंग फैक्टर होगा, क्योंकि वो तो ऑप्टिमम है। तो लिमिटिंग फैक्टर वो बन जाएगा जो कि मिनिमम है, यानी कि जिसकी वैल्यू जो है वो मिनिमम है, जिसकी कम मिकदार जो है अवेलेबल है, या वो ज्यादा इन्फ्लुएंशियल बन जाएगा। ठीक है, उसको बोलेंगे लिमिटिंग फैक्टर। अच्छा, तो इसी को फिर इस डायग्राम से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये नीचे की तरफ जो है ये है लाइट इंटेंसिटी। ठीक है, लाइट इंटेंसिटी, और ये जो आपकी वाई एक्सिस पे है दिस इज, लेजर पॉइंटर ले लो, अच्छा पॉइंटर ले लेते हैं ताकि ज्यादा उसको मैं बता सकूं। अच्छा, नीचे की तरफ जो है बेटा ये है लाइट इंटेंसिटी। ठीक है, इसको जरा नोट करें। और ऊपर है यानी कि वाई एक्सिस पे आपके पास है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब आप तो जानते ही हैं कि लाइट इंटेंसिटी अगर बढ़ती जाएगी अब टिल के एक ऐसा वक्त आए कि जो उसके लिए डेंजरस जोन में चला जाए, जो कि ये देखें ये वाला वो पॉइंट है कि जहाँ पे लाइट इंटेंसिटी जो है वो इफेक्ट कर रही है, मतलब उसके ऊपर कि उसको लाइट इंटेंसिटी इतनी जब बढ़ जाएगी, ये इस लेवल पे जब बढ़ जाएगी, ये इस लेवल पे, तो उसके बाद फिर ये स्लोप आपको नजर आ रही है, लेकिन स्लोप के बाद ये फ्लैट आपको नजर आ रहा है, लेकिन फ्लैट होने के बाद एक ऐसा भी लेवल आता है कि जिसके बाद ये नीचे गिरना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो लाइट इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ रही है, इस तरफ को इसकी डायरेक्शन है लाइट इंटेंसिटी की, तो जैसे जैसे ये बढ़ रही है वैसे वैसे अगर कार्बन डाइऑक्साइड इसके पास सफिशिएंट है, टेम्परेचर इसके पास उस ऑप्टिमल कंडीशन में है, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी ग्रेजुअली इंक्रीज्ड इंक्रीज्ड इंक्रीज्ड, यहाँ तक एक ऐसी इंटेंसिटी का लेवल आएगा जिसके बाद ये फ्लैट हो जाएगा, और एक ऐसी इंटेंसिटी का लेवल आएगा कि जिसके बाद ये ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, तो इस लिहाज से, और ये कब चल रहा है, जब हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि ना तो इसको जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का मसला है और ना ही इसको जो है वो टेम्परेचर का मसला, मतलब टेम्परेचर भी सही चल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड के भी लेवल जो है वो मेंटेन है। अच्छा, अब आप आ जाएं इससे नीचे वाले फैक्टर पे। नीचे वाला, अब आप इसको भूल जाएं कि ये ग्राफ जो है ये यूं है, मैं इसको डिस्कार्ड भी कर देती हूँ। अब आप इसको कंसिडर करें कि ग्राफ का ये वाला पोर्शन मौजूद नहीं है, ऊपर वाला। ठीक है, अब हम सिर्फ इस वाले ग्राफ की बात करें, ये जो चल रहा है नीचे लाइट इंटेंसिटी ही है। और अब ये कंडीशंस देखें कि अब यहाँ पे क्या कंडीशंस हैं, लाइट इंटेंसिटी है लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज सफिशिएंट बट टेम्परेचर इज लो। ठीक है, तो एट दिस टाइम अब लाइट इंटेंसिटी इज देयर, हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज देयर, लेकिन क्योंकि टेम्परेचर लो चल रहा है तो फोटोसिंथेसिस अपने मैक्सिमम रेट से पहले ही जो है वो आप कहने के फ्लैट हो जाएगी, मतलब उसका रेट जो है वो एक एक जगह पे जाके रुक जाएगा। शुरू में तो सब सही चलता रहेगा, शुरू में चलता रहेगा, हाई इंटेंसिटी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ये रेज होगा रेज होगा रेज होगा, लेकिन जहाँ पे आप कह लें कि टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल ही इतना इस हद तक पहुंच जाएगा कि फर्दर सपोर्ट नहीं कर पाएगा इसके फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म को, तो क्या होगा कि वहां पे जाकर ये फ्लैट हो जाएगा और अब नो मोर चेंज, फर्दर इसमें इंक्रीज नहीं आएगा। हालांकि इससे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो सकती है जो कि हमने पिछले ग्राफ में देखा। ठीक है, बट यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर कौन बन गया है, टेम्परेचर, क्योंकि वो उस मिकदार में पूरा नहीं है। अच्छा, उसके बाद अब हम आ जाते हैं, इसको अगर आप इग्नोर कर दें तो नीचे वाले ग्राफ की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर क्या है, अगर आपको ऊपर वाले दो ग्राफ की समझ आ गई है
तो अब आप मुझे बता सकते हैं आसानी से कि यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर कौन है जो कि वेरी अर्ली स्टेजेस पे ही फोटोसिंथेसिस को जो है उसके रेट को स्लो कर रहा है? हाँ जी, कौन बताएगा? लोअर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। यस ऑफ कोर्स, लोअर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, क्योंकि यहाँ पे बल्कि इस यहाँ पे आप देखें यहाँ पे दोनों ही लिमिटिंग फैक्टर बन जाएंगे। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये कि टेम्परेचर भी लो चल रहा है, ठीक है, टेम्परेचर भी लो है, कार्बन डाइऑक्साइड भी लो है, सिर्फ लाइट इंटेंसिटी जो है वो प्रेजेंट है। अब हमें उसके बाद फिर उसको फर्दर डाइसेक्ट करना पड़ेगा कि आया ज्यादा लो क्वांटिटी में कौन है अपनी ऑप्टिमम कंडीशन से। तो उस लिहाज से अगर हम बात करें कि पहली कंडीशन में हमने लाइट इंटेंसिटी को जो लिमिटिंग फैक्टर बनाया, उसके बाद हमने लो टेम्परेचर को बनाया, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स क्योंकि लो टेम्परेचर तो पहले भी था, ठीक है, लो टेम्परेचर तो पहले भी था, लेकिन अब यहाँ पे भी अगर लो टेम्परेचर है तो यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर कौन बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो वेरी गुड आंसर जिसने भी दिया है, लाइबा ने दिया है शायद। यस मैम। मैम एक और बात। हाँ जी बोलें। मैम 3 बज गया, हमारी नेक्स्ट क्लास है और उस क्लास में क्विज भी है। बेटा मैंने आपको बताया था हमारा लेक्चर 1 घंटे का नहीं होगा, 1 घंटा 10 मिनट का होगा, हमारी बात हुई थी ना? मैम हमने कहा था 2 से 3। चलिए ठीक है मैम, 10 मिनट हम ले लेते हैं। हाँ सिर्फ 10 मिनट मुझे दे दे, क्योंकि इसमें ना ज्यादा पढ़ाने वाला नहीं है, ठीक है, ओके इसको हम मैम। खत्म कर लेते हैं। तो नेक्स्ट बेटा फैक्टर्स हैं, क्योंकि आप इनसे वेल अवेयर हैं, तो इसमें हम बहुत ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। इनमें लाइट आ जाती है, टेम्परेचर आ जाता है, वाटर है, कार्बोहाइड्रेट्स की कमुलेशन है। ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स बन जाएंगे तो क्यों होगी फोटोसिंथेसिस, ठीक है, वो फोटोसिंथेसिस को फीडबैक इनिबिशन करवा के तो उस मैकेनिज्म को स्टॉप कर देंगे, जैसे किसी भी रिएक्शन में होता है। उसके अलावा जो फैक्टर्स में हो सकते हैं वो ऑक्सीजन है, ऑफ कोर्स, क्लोरोफिल कंटेंट है, क्योंकि क्लोरोफिल कंटेंट नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगी। लीफ की एनाटॉमी है, देखिए मैंने आपको बताया C3 प्लांट की एनाटॉमी कुछ और है, C4 है, कैम की कुछ और है। तो लीफ की एनाटॉमी से भी फोटोसिंथेसिस के रेट पे इफेक्ट आएगा। मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि सबसे ज्यादा जो ग्रोथ रेट हाई होते हैं वो C4 के होते हैं, और उसके बाद C3 के होते हैं, और उसके बाद जो है वो कैम के होते हैं। इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस भी सी में हो रही होती है ग्रो रेट के हिसाब से। मिनरल एलिमेंट्स है, मिनरल की भी अगर किसी की कमी हो जाए, जैसे कि नाइट्रोजन की कमी हो जाए और कार्बन की अगर कमी हो, मिनरल तो नहीं, कार्बन तो मिनरल में नहीं आती, लेकिन नाइट्रोजन की कमी हो जाए, किसी और इसेंशियल ऐसे मिनरल की कमी हो जाए जो कि किसी रिएक्शन का हिस्सा है, ठीक है, जैसे कि रेस्पिरेशन या फोटोसिंथेसिस के, तो जाहिर है कि वो फिर ओवरऑल ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ेंगे। और एयर पोल्यूटेंट्स जो हैं वो भी फोटोसिंथेसिस के जो रेट है उसको स्लो कर सकते हैं। तो इसी को फिर वन बाय वन हम देखते जाते हैं। लाइट इंटेंसिटी जैसे आपको बताया है तो ये एसेंशियल फैक्टर है, लेकिन अगर इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी जो है दोनों ही इन्फ्लुएंस करती हैं। और इसमें भी अगर आप क्वालिटी की बात करें तो क्योंकि हमें पता है कि सनलाइट जो है वो तो 320 से स्टार्ट करके 700 नैनोमीटर तक जाती है, तो हम जानते हैं ना 320 से पीछे जो है वो भी फोटोसिंथेसिस के लिए इफेक्टिव है, और 700 से ऊपर जो है वो भी फोटोसिंथेसिस के लिए इफेक्टिव नहीं। इवन 320 से लेकर 700 में से भी आपको पता है कि ब्लू रीजन इज मोर इम्पोर्टेंट एंड रेड रीजन इज मोर इम्पोर्टेंट। तो उनमें से भी कुछ हिस्सा है जो कि विजिबल स्पेक्ट्रम में से भी कुछ हिस्सा है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको इसके बारे में जब हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ी थी और अब्जॉर्प्शन एक्शन स्पेक्ट्रम पढ़े थे तो वहां पे हमने इसको क्लियर कर दिया था। तो इस लिहाज से लाइट इंटेंसिटी जो है दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि फोटोसिंथेसिस के रेट को जो है वो इफेक्ट कर सकता है। स्ट्रॉन्ग लाइट इंटेंसिटी होगी तो उसमें फोटोसिंथेसिस होने की बजाय क्यों डिक्रीज हो जाती है? क्योंकि जब लाइट इंटेंसिटी बढ़ती है ना तो उससे टेम्परेचर भी राइज हो जाता है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। तो लाइट बढ़ती है तो टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, तो लीफ का भी टेम्परेचर बढ़ जाएगा और ट्रांसपरेशन का रेट भी बढ़ जाएगा, ज्यादा पानी जो है वो जाया होना शुरू हो जाएगा। और फिर अभी तो आपको बताया कि फोटो रेस्पिरेशन हो जाएगी, तो उसकी वजह से ओवरऑल क्या हो जाएगा कि ये अगर हम फोटो रेस्पिरेशन को इग्नोर भी कर दें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है अगर जब लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो प्लांट जल्दी जल्दी अपने स्टोमेटा को क्लोज करने की कोशिश करेगा ताकि उसकी ट्रांसपिरेशन ज्यादा ना हो और उससे जो है वाटर का लॉस ना हो। तो उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री बंद हो जाएगी और फोटोसिंथेसिस जो है वो स्टॉप कर जाएगी। इस वजह से हाई लाइट इंटेंसिटी पे एक लिमिट है जहां तक फोटोसिंथेसिस जो है वो लाइट के बढ़ने से बढ़ती है, और एक खास लिमिट के बाद, एक खास इंटेंसिटी के बाद फिर वो बढ़ने की बजाय उसके लिए डेंजरस बन जाती है और फिर फोटोसिंथेसिस जो है वो डिक्लाइन की तरफ चली जाती है। तो मैं भी आपको लिमिटिंग फैक्टर में भी समझा रही थी। देन हमारे पास आ जाता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में भी इसी तरह पॉइंट्स हैं, मिनिमम होगा, ऑप्टिमम होगा, मैक्सिमम होगा। लेकिन हम तो जानते हैं कि प्लांट्स के जो
आप कह लें कि जो नेटिव एरियाज हैं जहाँ पे वो ग्रो करते हैं वो तो बहुत ही डाइवर्सिफाइड है। कुछ तो रहते ही पोलर रीजन्स में है, उगते ही वहां पे हैं, कुछ जो है वो ट्रॉपिकल रीजन्स में होते हैं, कुछ जो है वो टेम्परेट रीजन में होते हैं। तो इस लिहाज से हर प्लांट का जहाँ पे वो ग्रो कर रहा है उसके हिसाब से उसका मिनिमम, ऑप्टिमम और मैक्सिमम जो है वो फिर वेरी करेगा। जैसा कि कुछ मिनिमम का यहाँ पे जिक्र किया हुआ है कि लाइकन्स के लिए जो मिनिमम की वैल्यू है दैट इज -20 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब उससे ऊपर वो आराम से ग्रो कर सकता है। इसी तरीके से कॉनिफर्स के लिए मिनिमम जो है वो -35 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन अगर एक ट्रॉपिकल टेम्परेट रीजन के प्लांट को अगर आप -35 पे ले जाए तो वो तो फ्रॉस्ट कर जाएगा, वो तो खत्म हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस जो है ट्रॉपिकल रीजन में के जो प्लांट्स हैं उनकी फोटोसिंथेसिस स्टार्ट ही तब होती है जब 5 डिग्री टेम्परेचर होगा, उससे पीछे वो फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं सकता। तो इसका मिनिमम जो है वो 5 डिग्री हो जाएगा ट्रॉपिकल प्लांट्स के लिए। और इसी तरीके से जो कैक्टस प्लांट्स हैं, डेजर्ट के प्लांट हैं, उनका वो तो बड़े अच्छे से ग्रो कर सकते हैं 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक के भी। उनका मिनिमम लेवल जो है वो दूसरों का मैक्सिमम हो सकता है। इस तरीके से जो मिनिमम वैल्यू की रेंज है टेम्परेचर की वो प्लांट टू प्लांट जो है वो वेरी कर सकती है। तो हम किसी के लिए ये नहीं कह सकते कि ये इसके लिए मिनिमम ये जो मिनिमम वैल्यू है ये सबके लिए है, तो सबके लिए जनरलाइज हम उसको नहीं कर सकते। इसी तरीके से बेटा ऑप्टिमम वैल्यूज जो हैं डेफिनेटली वो भी वेरी करेंगी, बट अगर आप कह लें कि जो बिल्कुल ही पोलर पीक्स पे जो आप कह लें कि जो बिल्कुल ही प्लांट्स हैं उनको अगर आप इग्नोर कर दें और मीडियम लेवल के प्लांट्स को अगर आप कंसिडर कर लें तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड को जो टेम्परेचर है उसको हम एक ऑप्टिमल टेम्परेचर जो है वो कंसिडर करते हैं। एक और राय के मुताबिक 25 से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड का जो टेम्परेचर है वो मेजोरिटी ऑफ द प्लांट्स के लिए ऑप्टिमल होता है और उसमें वो बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। लेकिन अगर इसके बाद टेम्परेचर आप बढ़ा दें, मतलब इसके अंदर रहते हुए अगर टेम्परेचर जो है 10 डिग्री बढ़े तो वो प्रोसेस को डबल कर देगा। फोटोसिंथेसिस अगर पहले फॉर एग्जांपल 10 के रेट पे चल रही है तो अगर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा लेकिन 35 से कम कम रहे और डेंजरस जोन से कम रहे और 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दें तो वो फोटोसिंथेसिस के रेट को 10 से 20 कर देगा। ठीक है, इस तरीके से किस ये अकेला फोटोसिंथेसिस के लिए नहीं है, ये वार्न्स हुफ लॉ है कि अगर मतलब डेंजरस जोन वाला टेम्परेचर पे अगर ना जाए तो ऑप्टिमम से नीचे नीचे रहें तो जो इंक्रीज है ना रिएक्शन का, जो इंक्रीज होने का लेवल है वो ये है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो वो इस रिएक्शन के रेट को डबल कर देता है। ठीक है, मतलब इस तरीके से टेम्परेचर जो है किसी रिएक्शन पे इन्फ्लुएंस करता है। तो जस्ट वही लॉ जो है हम यहाँ पे भी इस्तेमाल कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस में भी, मतलब डेंजरस वाला टेम्परेचर अगर ना पहुंचे तो जहां तक टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है वहां तक एवरी 10 डिग्री इंक्रीज पे फोटोसिंथेसिस जो है वो डबल हो जाएगी। फिर इसी तरीके से मैक्सिमम का भी रेट है और ये भी आपको बताया है कि मैक्सिमम टेम्परेचर पे भी फोटोसिंथेटिक रेट जो है वो डिक्लाइन की तरफ चला जाएगा। रीजन अब आप जानते हैं, फोटो रेस्पिरेशन हो जाएगी और ज्यादा टेम्परेचर पे स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे, ट्रांसपेरेंसी का रेट बढ़ जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऑन द होल फोटोसिंथेसिस जो है वो ड्रॉप हो जाएगी। रीजंस बताएंगे जो आपको पहले से मैं बता चुकी हूँ कि किन रीजंस की वजह से जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो कैसे फोटोसिंथेसिस जो डिक्लाइन की तरफ जाएगी। टेम्परेचर एज लिमिटिंग फैक्टर कब होगा ये भी मैं आपको पहले ही वैसे क्लियर कर चुकी हूँ जब मैंने आपको ये लिमिटिंग फैक्टर के बारे में बताया है। लेकिन जब तक कि ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं आता तब तक तो सब ठीक चलेगा, लेकिन उसके बाद जो है अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर की रेंज से निकल जाएगा टेम्परेचर तो उसके बाद फिर एंजाइम्स जो हैं वो डीनेचर होना शुरू हो जाते हैं, प्रोटीन जो है वो डीनेचर होना शुरू हो जाती हैं। और क्योंकि आपको तो पता है कि फोटोसिंथेटिक मशीनरी सारी की सारी प्रोटीन बेस्ड है, इसके एंजाइम्स जो कि इसमें काम कर रहे हैं, मतलब इसको की एग्जांपल ले लें, वो भी टेम्परेचर से इन्फ्लुएंस होगा। एंजाइम्स जो है उनकी डीनेचुरेशन स्टार्ट हो जाती है जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है फिर एज लिमिटिंग फैक्टर जो है वो बिहेव करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन, ये भी हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जो इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है ना ये 0.04% है और ये दैट इज सफिशिएंट। 0.03 है वैसे, लेकिन अब क्योंकि बढ़ चुकी है तो 0.04 आप बता दें, तो 0.04% है जो कि नॉर्मल आपके समझने की कंसिडर हो रही है। और अगर इससे बढ़ाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाने से प्लांट पे इसका अच्छा इफेक्ट आता है और प्लांट पे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से जो है फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो बढ़ता है। तो ये लिमिटिंग फैक्टर के तौर पे ज्यादा इस्तेमाल होगी, मतलब इसका कम होने से प्लांट को ज्यादा नुकसान है, इसके बढ़ने से फोटोसिंथेसिस के ऊपर ज्यादा नुकसान नहीं है अनटिल अनलेस के दूसरे फैक्टर्स जो आके इसको आके जो है वो
इसको लिमिटिंग फैक्टर, मतलब दूसरे फैक्टर्स बहुत अच्छे चल रहे हों और उसके हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है वो पूरी ना पड़ रही हो, तो ये फिर बहुत जल्दी लिमिटिंग फैक्टर जो है वो बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर इज वेरी नेसेसरी एज यू नो, बहुत सारे सेपरेटिंग ऑफ वाटर की वजह से ही तो ऑक्सीजन लिबरेट होती है और हाइड्रोजन आयन जो है अकोमुलेट होते हैं ल्यूमन में। अब हम सारा प्रोसीजर पढ़ के आ रहे हैं। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर अगर होगी तो वो ड्राउट की कंडीशन में जैसे होता है तो वो फोटोसिंथेसिस पे फिर जो है वो असरअंदाज हो सकती है। लेकिन वाटर कभी भी एज लिमिटिंग फैक्टर डायरेक्टली नहीं बनता, बल्कि इनडायरेक्टली बनता है। मतलब इसकी वजह से जो बाकी के नुकसान हो रहे होते हैं वो लिमिटिंग फैक्टर इसको बना देते हैं। अदरवाइज ये डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड का एज लिमिटिंग फैक्टर ज्यादा रोल है, लाइट का ज्यादा रोल है और टेम्परेचर का ज्यादा रोल है। बाकी ये जो आप पढ़ रहे हैं इनका एज सच इतना ज्यादा लिमिटिंग फैक्टर के तौर पे रोल नहीं है। अकोमोलेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट की वही है कि रिएक्शन का अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट ज्यादा बन जाएंगे तो फिर रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाएगा। तो बिल्कुल उसी तरीके से अगर शुगर बन जाएगी ज्यादा तो वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगी और स्टार्च की अकोमोलेशन हो जाएगी और वो फिर क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस को जो है वो ड्रॉप करवा देगी। ऑक्सीजन की वैसे तो फोटोसिंथेसिस जो है उसमें ऑक्सीजन जो है वो मतलब वो जो है उसमें लिबरेट होती है। लेकिन आपने देखा ही था कि ऑक्सीजेनिक जो है फोटोसिंथेसिस जो है वो ऑक्सीजेनिक और नॉन ऑक्सीजेनिक उसमें भी कंडीशन में आपने देखा कि फोटोसिंथेसिस तो एनऑक्सीजेनिक कंडीशन में भी हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद फॉर द मेंटेनेंस ऑफ सम एसेंशियल सब्सटेंसेस के लिए और कुछ एंजाइम्स के लिए ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। दैट इज वाई फिर ऑक्सीजन भी इनहिबिट कर सकती है हाई कंसंट्रेशन पे, बल्कि ये इनहिबिट करती है फोटोसिंथेसिस को। तो लो कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की तो इतनी ज्यादा मेरे ख्याल में इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी कि हाई कंसंट्रेशन इसके लिए ज्यादा क्रिटिकल बन जाती है और सूरत हाल में फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो ड्रॉप कर सकता है। इसी तरीके से क्लोरोफिल का कंटेंट है, मेरे ख्याल है इसको भी ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके दो व्यूज हैं, एक है विल स्टेटर का व्यू और विल स्टेटर एंड स्टॉल्स का व्यू, और दूसरा है एमरसन का व्यू। तो विल स्टेटर कहता है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्ट अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल बट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द एंजाइम्स एंड क्लोरोफिल। ठीक है, वो उसकी जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो डायरेक्टली क्लोरोफिल के कंटेंट से रिलेट नहीं कर रहा कि हाई होगा तो क्लोरोफिल हाई, फोटोसिंथेसिस हाई, लो होगा तो फोटोसिंथेसिस लो, बल्कि क्लोरोफिल का प्रेजेंट होना और एंजाइम्स दोनों का प्रेजेंट होना जो कि फोटोसिंथेसिस का करवा रहे हैं उसकी वजह से जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो बनता है। एमरसन कहता है कि जितनी ज्यादा क्लोरोफिल का कंटेंट होगा उतना ही ज्यादा फूड बनेगा। तो ये दो व्यूज हैं, एक कहता है कि जितनी ज्यादा क्लोरोफिल उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस उतना ज्यादा फूड, और दूसरा कहता है कि क्लोरोफिल की खास अमाउंट ही रिक्वायर्ड है और उसके और एंजाइम्स अगर उसके साथ हिस्सा नहीं ले रहे हैं तो ये नहीं है कि क्लोरोफिल ज्यादा है तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा है, क्लोरोफिल कम है तो फोटोसिंथेसिस कम है, बल्कि दूसरे पिगमेंट्स भी इसके साथ जो है वो काम करते हैं। तो डायरेक्टली इसके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं करती रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। लीफ की नॉट मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ तो इसको हम बहुत ज्यादा दोबारा से डिस्कस नहीं करेंगे। और उसके बाद मिनरल एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो मिनरल एलिमेंट्स में भी आप कहने के जिससे मैं पहले नाइट्रोजन की एग्जांपल आपको दे चुकी हूँ क्योंकि वो ग्रोथ के लिए एसेंशियल है। तो फोटोसिंथेसिस में भी कुछ जैसे मैग्नीशियम है, ठीक है, अगर वो नहीं होगा क्लोरोफिल नहीं बनेगा, क्लोरोफिल नहीं बनेगा तो फिर फोटोसिंथेसिस कहाँ से होनी है। एयर पोल्यूटेंट्स हैं जो कि गैसियस फॉर्म में है, मेटालिक एयर पोल्यूटेंट्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी को डिक्रीज कर सकते हैं क्योंकि ये अब्जॉर्प्शन और जो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करना है ऑक्सीजन को रिलीज करना है उनमें फिर ये आप यूँ समझ लें कि उनमें ये उसको ब्लॉक कर सकते हैं, इस गैसियस एक्सचेंज को ब्लॉक कर सकते हैं पोल्यूटेंट्स जो है। दैट इज वाई फिर ये इफेक्ट कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस के रेट पे। प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस के, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, यहाँ पे सिर्फ उसकी रेपिटेशन है और उसकी थोड़ी थोड़ी डिस्क्रिप्शन है तो उससे हम गो थ्रू नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको एक मैंने स्लाइड दिखाई थी जिसमें मैंने नीचे लिखा हुआ था तनवीर अहमद मलिक की बुक से, वो मैंने लिए हुए थे और उसमें मैंने आपको ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं ये ऑलरेडी बताए हुए हैं। यहाँ पे इसकी जस्ट थोड़ी थोड़ी डिस्क्रिप्शन है कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे ये बनता है और किस किस जगह पे रिलीज होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको यहाँ तक कोई बात पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं, वैसे तो आपको कुछ नहीं पूछना क्योंकि काफी सारे बच्चे जा भी चुके हैं और आप लोगों को सिर्फ अगले जो है वो टेस्ट की जो है वो परेशानी है ना। जी बेटा।